जी माफ करना, गलती मारे से हो गई ढिक। आप लोग भी ये गाना सुने होंगे ना, छत पे सोए थे बहनोई। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे जी, वही बाकायदी करेंगे माइनर पेपर हिस्ट्री को लेकर। तो माइनर पेपर हिस्ट्री, हाँ इसमें क्या पढ़ना है भैया, माइनर पेपर हिस्ट्री सेमेस्टर 5, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी। जिन लोगों ने रखा है 10 तारीख को एग्जाम है ना, 10 या 12 को है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइनर पेपर हिस्ट्री में, माइनर पेपर हिस्ट्री सेमेस्टर 5 एसकेएमयू दुमका, इसमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। भैया आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है इसमें आपको। क्या क्या इसमें होगा, तो इसमें होगा फ्रांस, जो एंगो फ्रांस युद्ध हुआ था, मतलब भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, यानी कि जब अंग्रेज भारत पे अपना अधिकार जमाने लगे, ये जानिएगा। फिर जानिएगा एंगो मराठा वॉर, ठीक है। आंगल, एंगो मतलब हिंदी में होता है आंगल, आंगल फ्रांस युद्ध, आंगल मराठा युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध और आंगल सिख युद्ध, ये 4 युद्ध पढ़िएगा। ये सब वॉर हुआ किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज और भारतीय के बीच में, जैसे फ्रेंच और भारतीयों के बीच में, ठीक। मराठा और अंग्रेजों के बीच में। मैसूर वॉर होता है वर्तमान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो वहां के जो, क्या नाम थे, नाम बहुत अच्छा है, नाम सुने ही होंगे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। सिखों का और अंग्रेजों का बीच युद्ध होता है, ये युद्ध पढ़ने हैं आपको। फिर क्या पढ़ना है, ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट मतलब होता है किसान और ट्राइबल मतलब होते हैं आदिवासी, ठीक है। तो किसान और आदिवासियों का युद्ध। रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह, 1857 का विद्रोह पढ़ना है। फिर आपको क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि भारत में जब आजादी की बिगुल बजती है उसको पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है भैया, तो यहाँ पे पढ़ना है ब्रिटिश कांग्रेस कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसको बोलते हैं भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया गया था, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। करो या मरो, डू और डाई हो गया, ये होता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे पढ़ना है आपको, तो क्या, तो रिकॉल्टरी मूवमेंट, ये मैंने नहीं समझ पा रहा, ये इंग्लिश वर्ड, ठीक है। रिकॉल्यूशनरी मूवमेंट, चलिए छोड़िए, इसको नहीं जानते हैं हमें। आईएनए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और किसके बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पढ़ना है किसको, ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद का बढ़ावा। और लास्ट में पढ़ना है आपको इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन, जब भारत आजाद हो जाता है और भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बढ़ जाता है, इतना सब कुछ पढ़ना है आपको इस पेपर में, ठीक है। अनुमान लग गया क्या क्या पढ़ना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है। तो पहला क्वेश्चन है, आंग्ल फ्रांस का जो युद्ध होता है, ठीक, प्रतिद्वंदी मुख्यतः किस क्षेत्र में हुए थे, तो कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है। कर्नाटक के राजा कौन थे, तो मैंने उस टाइम बताया कि उस टाइम पे कर्नाटक के राजा थे टीपू सुल्ताना, ठीक, नाम सुने होंगे टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर कहा जाता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, टीपू सुल्तान, द ग्रेट टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, जिसको आज हम लोग बेंगलोर बोलते हैं, उसकी राजधानी, बहुत ज्यादा वहां पे फेमस है टीपू सुल्तान। पलास, जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा है ना, उसी तरह से कर्नाटक में टीपू सुल्तान का रिस्पेक्ट किया जाता है। पलासी का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ पलासी कब हुआ, तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। ये पलासी नामक स्थान कहाँ पे है, तो ये बंगाल में है, ठीक है। तो बंगाल का राजा और अंग्रेज जो था, क्या नाम था अंग्रेजवा का यार, याद नहीं आ रहा है, क्या जो था, ठीक है। तो गद्दारी क्या है, उसी के बीच में होता है बंगाल में पलासी का युद्ध। इसके बाद 1757 के बाद 1764 में, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है, ये वाला, ठीक है, बक्सर का युद्ध बिहार में। ये 2 युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज ये 2 युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है।
गद्दारी करके फूट डालो और राज करो की नीति से ये 2 युद्ध जीतते हैं। उसके बाद पूरे भारत में लगभग लगभग आधा भारत में ये लोग कब्जा जमा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा था, ठीक है, और बक्सर जो बिहार है ये भी बहुत बड़ा था, ठीक। दोनों मिलके लगभग लगभग मध्य भारत का मैक्सिमम एरिया इन लोगों ने जीत लेता है और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है अंग्रेजों का राज, ठीक है। पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब पलासी का युद्ध में, जिसे अंग्रेजों ने इसके सेनापति को गद्दारी से, मतलब जो सेनापति था, घूस दिला देता है कि भाई तुम हम लोग को जितवा दो, हम तुमको बाद में राजा घोषित कर देंगे, और राजा घोषित भी करता है, लेकिन वह अंग्रेजों का कठपुतली होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1757 से 1769 के बीच में 2 साल चलता है, ठीक है। टीपू सुल्तान नाम आ ही गया। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए? इन विच वॉर वाज टीपू सुल्ताना किल्ड? तो टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे 1799। कौन है टीपू सुल्तान? किस युद्ध में मारे गए थे? 1799 में। और आपको मालूम है अमेरिका आजाद कब हुआ? शायद 1776 में ना, जब अमेरिका आजादी लड़ रहा था अपना, ठीक है, अंग्रेजों से, उस टाइम पे टीपू सुल्तान भारत से सेना भेजे थे, नौसेना के माध्यम से अमेरिका को हेल्प करने के लिए। समझ सकते हैं कि उस टाइम में ये व्यक्ति भारत की ओर से हेल्प दे रहा है अमेरिका को, और जब हम लोग आजाद लिए तो हम लोग को कोई हेल्प नहीं किया किया कोई हेल्प नहीं। नेक्स्ट, किसको फोन आ रहा है भाई? 1 मिनट, कोई कॉल आ रहा है, तब तक से आगे पढ़िए आप लोग आराम से, भाई ससुरा कंपनी है। चलिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो व्हेन वाज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फाउट? तो देखिए, प्रथम आंग्ल और सिखों के बीच में, सिख और अंग्रेजों के बीच में 1845 से 46, 1 साल लगभग लगभग युद्ध चलता है, ठीक है। एक है सरागाड़ी का युद्ध, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसी तरह से अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें नहीं मैं तेरी मिट्टी में मर जाऊं, अक्षय कुमार का सॉन्ग, ओ माई मेरी वो गाना तो याद आ गया ना। तो तेरी मिट्टी में मर जाऊं वो जो सॉन्ग है, वो उसी युद्ध को एक इंडिकेट करता है अंग्रेजों और सिखों के बीच में, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो मेरठ से होती है। मंगल पांडे इसका हीरो होते हैं नायक के रूप में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, झांसी की महारानी थी। गंगाधर राव इसके हस्बैंड थे, बाद में उनकी हत्या हो जाती है, हत्या नहीं मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से। और क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, झांसी वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से अगुवाई की थी, लड़ी थी, ठीक है। खूब मरे मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के वो एक शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, झांसी की रानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। एक अंग्रेज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, मतलब जिस तरह से अभी आईएएस है उस तरह से एक ऑफिसर थे, उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है और इसके प्रथम अध्यक्ष बंगाल के एक होते हैं डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक बंगाली, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ क्या होता है, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, चेयरमैन बनाया जाता है इसका डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को, और स्थापना करते हैं ए.ओ. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज थे, ठीक है। और डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी होती है, उसका शादी किससे होता है मालूम है? जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड के, ठीक है। चलिए, लव मैरिज होता है इसलिए मुझे याद है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नरम दल और गरम दल, आपको मालूम है 2 प्रकार के दल थे। हमारे जो लीडर थे फ्रीडम फाइटर, वो 2 प्रकार के थे, एक थे लड़ के लेने वाले, एक बोलते थे कि नहीं हम अंग्रेजों को मार के भगाएंगे, ठीक है। एक बोलते थे नहीं हम अंग्रेजों से विनती करेंगे कि वो भाग जाए,
ठीक है। तो दो तरह के आदमी थे, एक था महात्मा गांधी के साइड में, एक थे भगत सिंह वगैरह के साइड में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल नाम सुने हैं ना। लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ये सब गरम दल के नेता थे। और नरम दल कौन थे, महात्मा गांधी के साइड में। ठीक है, तो नरम दल के नेता, इनमें प्रमुख कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नाम सुनने से ही लगता है कि दादाजी। ठीक है, इसे ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के विविध पुरुष, जिन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरह से भारत से धन की निकासी करके ब्रिटेन ले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, अभी मैंने बताया, लाल बाल पाल। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब होता है, देखिए तब महात्मा गांधी ने क्या किया, 1914 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। 1914 में जब भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया जाता है उनको, ब्लड इंडियंस निकलो। ठीक है, तो महात्मा गांधी आते हैं भारत, बोलेंगे कि अब मैं इन लोग को अपने देश से निकालूंगा। और 1920 में एक आंदोलन करते हैं। सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह होता है, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, चंपारण खेड़ा आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग मत दो, ना हम अंग्रेजी कपड़ा खरीदेंगे, अंग्रेजी कपड़ा हम खरीदेंगे ही नहीं तो अंग्रेजों को सपोर्ट कहां से मिलेगा, ना अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाएंगे, अंग्रेजों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे, यही था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, कॉपरेट ही नहीं करना है अंग्रेजों को। ठीक है, सहयोग ही नहीं देना है। इसलिए जितने भी अंग्रेजी कपड़ा थे उसको जला दिया गया था, अंग्रेजी टोपी हो, अंग्रेजी कोट हो, सबको, अंग्रेजों का कुछ भी सामान अगर आप मानते तो उसको जला दें, यही असहयोग आंदोलन का नारा था। अंग्रेजों से कोई भी सामान नहीं खरीदना है, उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, खादी का कपड़ा पहनो, चरखा चलाओ, ये सब लिखना है आपको। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। 1922 में जाके ये आंदोलन जो है हिंसा का रूप धर लेता है। आपने नाम सुना होगा, 1922 में एक स्थान है गोरखपुर, वहां का उत्तर प्रदेश का एक स्थान है चौरी चौरा। ठीक है, तो चौरी चौरा गांव का नाम है, उस गांव में पुलिस स्टेशन होता है। उस पुलिस स्टेशन में लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, इसी असहयोग आंदोलन के करते करते। तो महात्मा गांधी बोले थे कि देखिए मेरा जितना भी आंदोलन है वो अहिंसा पे आधारित है, और आप लोग पुलिस थाना को जला दिए, यानी कि हिंसा का शुरुआत हो गया। इसलिए मैं इस आंदोलन को 2022 में चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1922 में 2 साल चला, इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है उसके बाद। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी के साथ 78 को लोग, 78 व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ उनके पीछे पीछे, पुराना 500 वाला नोट में आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी के साथ पीछे पीछे दांडी यात्रा करते थे। और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी, गुजरात में एक समुद्र का किनारा, उसका नाम है दांडी। ठीक है, मेरे जिया जी भी वहीं पे काम करते हैं अभी। तो दांडी में क्या होता है, वो जाते हैं वहां पे और वहां पे अपने हाथों से नमक बनाते हैं और नमक के कानून को तोड़ते हैं। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि नमक पे भी टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, अंग्रेज क्या किए थे कि नमक पे भी टैक्स लगा दिए थे। तो महात्मा गांधी बोले कि भाई मेरा देश का नमक है यार मेरे देश के नमक, और महात्मा गांधी गुजराती ठहरे, तो बोले कि नहीं नहीं, नमक पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया कि नहीं, नमक पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए महात्मा गांधी खुद जाके नमक बनाते हैं दांडी नामक स्थान पे, और दांडी यात्रा शुरू किए थे। ठीक है, दांडी यात्रा समझ गए। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1942 में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इसमें महात्मा गांधी थोड़ा सा हिंसा का रूप धारण करते हैं और वो बोलते हैं कि अब करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है, क्योंकि ये जो क्रांति है अगस्त महीने में शुरू होता है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति। ठीक है, मोरे मैं अभी अभी खाना खाया, मतलब क्या है कि अभी अभी जस्ट रांची से आया हूँ, मतलब बोकारो से आया हूँ अपना घर। मेरे रूम पे भी अभी कोई नहीं है। मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, देख रहे हैं तो अभी अभी जस्ट आया हूँ और खाना वगैरह खा के जस्ट बैठा ही हूँ। ठीक है, आपका क्लास ले लूंगा, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा
और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप खाना खाते हैं ना, खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पिए, नहीं तो क्या होता है, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं खाना। ठीक है, पूरी तरह से अगर खाना को पचाना है तो 1 घंटा बाद ही पानी पिए। चलिए, इतना पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं जब तक स्वस्थ रहना नहीं सीखिएगा अच्छे से। ठीक है, डेली 1 घंटा कम से कम प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। ठीक है, मैं जिम जाने नहीं बोल रहा हूँ, योग को अपनाए, योग। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। समझते हैं इसका मतलब? चलिए, हे बुद्ध मैं आपकी शरण में आता हूँ, हे बुद्ध मैं आपके संग की शरण में आता हूँ। ठीक है, हे बुद्ध मैं आपके धम्म की शरण में आता हूँ। चलिए, ये सब आपको काम देगा। ठीक है, पहला सुख है, जीवन का पहला सुख है निरोगी काया। ठीक है, काया मतलब शरीर होता है, तो निरोगी शरीर जो रहेगा ना, यह जीवन का प्रथम सुख है। ठीक है, चलिए, दूसरा सुख क्या है? दूसरा सुख आप पढ़ाई लिखाई कीजिए भाई, ज्ञानवान बनो, धनवान बनो। ठीक है, ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख क्या है? जगत खाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा कुछ चीज है ना, तो उसको दान पुण्य कीजिए। ठीक है, चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और ये 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला आता है आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, कि गठन किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। ठीक है, ये बोलते थे करो या मरो, नहीं, ये बोलते थे दिल्ली चलो। ठीक है, नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित होता है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होता है। कब? 1947 में। और भारत का विभाजन कब होता है? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त नहीं बोलेंगे, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। भारत आजाद कब होता है? 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद होता है। ठीक है, एक्चुअल राइट आंसर यही होगा। अब यहां से शुरू होता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, मैं डिटेल में तो करा नहीं पाऊंगा, इतना लंबा लंबा है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो लोग ऐप परचेज किए हैं वो लोग देख लीजिए, बाकी कुछ कुछ समझा देता हूं। और जो लोग ऐप को परचेज नहीं किए वो लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए, मैं हर चीज बोलता हूँ, ये नहीं कभी फोर्स करके नहीं बोलूंगा कि आपको ऐप खरीदना ही है। 60 रुपया का ऐप है, खरीदना है तो खरीद सकते हैं, 4 साल तक फ्री हो जाएगा हर एक चीज ऐप का, 60 रुपया में सिर्फ। और फिर भी अगर आपको लगता है नहीं खरीदेंगे फिर भी काम चल जाएगा, तो इट्स योर चॉइस। ठीक है, वो आपकी मर्जी। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। एंगो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता के कारण परिणाम स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारत और फ्रेंच वालों लोगों के बीच युद्ध क्यों हुआ, ये कारण बताइए। ठीक है, सॉरी। तो देखिए, आंग्ल फ्रांस युद्ध क्यों होता है? भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से फ्रांस के लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। तो वे लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजों की तरह भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना कंपनी जमाने लगते हैं और यहाँ के लोगों को प्रभुत्व जमाने लगते हैं। इसी कारण फिर फ्रांस के लोग और भारत के लोगों के बीच में युद्ध होता है। अब आता है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ऐतिहासिक महत्व बताना है। तो देखिए, अंग्रेजों के साथ प्रथम दो जो युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों के साथ सबसे पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 1757, और दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ये 2 युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, धोखा देके। फूट डालो और राज करो, ये फूट दे देते हैं। और राज करने की दृष्टिकोण से रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज का नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है। मीर जाफर इसका सेनापति होता है, जो कि सेनापति विश्वासघात करता है अपने राजा के साथ, क्योंकि अंग्रेजों ने बोले थे उसका सेनापति को कि रे बेटा, यदि तुम हम लोग के साइड में आ जाएगा ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुमको राजा बना देंगे। राजा कौन था? सिराजुद्दौला। और ये क्या बोलता है मीर जाफर को? मीर जाफर इसका सेनापति था, कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला का। ये अंग्रेज लोग इसको घूस खिला देता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। फिर मीर जाफर नवाब बनाया जाता है और वो अंग्रेजों के अनुसार काम करता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। ये 3 गो अंग्रेज और 3 गो भारतीय राजा मिलकर इस युद्ध को लड़ा था। पहला है मीर कासिम, जो अवध के नवाब थे। अवध के राजा कौन थे? मीर कासिम। सिराजुद्दौला, दूसरा कौन थे? सिराजुद्दौला। और तीसरा है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। ये 3 गो राजा मिलके युद्ध लड़ते हैं और तीनों मिलके अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था, इस कारण ये युद्ध जीत जाते हैं
और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 गो एरिया में क्या करते हैं, दीवानी दे देते हैं। दीवानी मतलब यहाँ पे टैक्स लेंगे अब अंग्रेज, ये तीनों राज्यों में, समझ रहे हैं। अब 3 गो राज्य में जब अंग्रेज टैक्स लेंगे तो पूरा का पूरा लगभग वे भारत पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछा गया है कि मैसूर युद्ध क्यों होता है अंग्रेजों के बीच में। मैंने टू द पॉइंट में आंसर किया है शॉर्ट में, अभी आपको लॉन्ग आंसर मिलेगा। आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब डेट सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। आंग्ल सिख युद्ध ये है, सब युद्ध देख लिए। अब यहां से शुरू होता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में एंग्लो फ्रेंच यानी कि भारत और फ्रेंच प्रतिद्वंदिता के कारण प्रमुख युद्ध तथा उसके परिणाम का विस्तार से चर्चा करना है आपको। ओके, 1 मिनट, हाँ ये हो गया। तो डिस्कस करना है, डिस्कस इन डिटेल द कोज, मेजर वॉर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्वरी इन इंडिया। सॉरी दोस्तों। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप 20 मिनट तक वीडियो देखें उसके बाद ना 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेके देखिएगा। एक बार में लंबा वीडियो 20 मिनट से ज्यादा वीडियो को मत देखिएगा। ठीक है, मैं भी वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ा जाए ग्रुप, आगे दिखाया जाए क्वेश्चन। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का क्या भूमिका है। देखिए 2 युद्ध जीता उसके बाद ही ना अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ पे भारत पे कब्जा किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से इन लोग भारत पे हुक्म चलाना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी थी। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मराठा युद्ध के बारे में, कि आंग्ल मराठा युद्ध क्या कारण था। ठीक है, कितने चरण में युद्ध होता है और क्या परिणाम निकला, इसके बारे में बताना है। ठीक है, और बीच बीच में अंग्रेज लोग के लिए आप लोग भी थोड़ा सा कड़वा शब्द का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्धों के कारण प्रमुख घटना तथा उनके परिणामों का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक, देखिए पहला आपने क्या देखा, पलासी का युद्ध, सबसे पहले फ्रांस का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद मराठा के साथ युद्ध होता है। उसके बाद क्या हुआ जी, क्या परेशान कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और लोग परेशान कर रहा है यार, दारू पी लेता है लोड़ा। अरे मास्टर मास्टर मास्टर, इन लोग चिल्लाते रहता है। चलिए, तो आप लोग भी दारू पीते हैं क्या, हैं? दारू नहीं पीना है, अरे भाई होली है तो क्या हुआ है? ठीक है, लेकिन नहीं मानिएगा, झारखंडी है, हड़िया दारू चलेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों, प्रमुख घटनाओं और परिणाम। तो मैसूर का जो युद्ध होता है, इसमें आपको बताना है हैदर अली ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देते हैं, और इसके साथ ही आप टीपू सुल्ताना के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, देखिए 3 बार युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। ठीक है, फिर चौथा युद्ध होता है और ये निर्णायक युद्ध होता है। ठीक है, ये लॉर्ड वेलिजली के साथ होता है। नेक्स्ट पांचवा आता है, सिखों के साथ युद्ध होता है। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ। कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में मिल जाता है कि आंग्ल सिख युद्ध क्या है, बस आप आंसर कीजिए। ठीक है, मिलता जुलता ही आंसर करना है, एक्यूरेट आंसर एकदम सोचिएगा कि एकदम एक्यूरेट आंसर वैसा जरूरी नहीं है, थोड़ी ना यहाँ पे मैथ का पेपर चल रहा है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह आपने नाम सुना होगा, जो कि पंजाब में एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, उनके साथ हुआ था युद्ध। 1809 में अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेजों द्वारा रणजीत सिंह के बीच मैत्री स्थापित करते हुए। ठीक है, और फिर आगे देखिएगा, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, और इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज हमेशा ये देखते हैं कि हम फायदा कब उठा पाएंगे, कहां से उठा पाएंगे। अगर नहीं हम जीत पाए, संधि नहीं हो पाता है, तब वे फूट डालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत की जनजाति और कृषक आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़िएगा संथाल विद्रोह के बारे में, जो कि यही संथाल परगना में होता है। ठीक है, 1855 में जनजातीय संथाल विद्रोह के बारे में पढ़िएगा, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। ठीक है, ये सब विद्रोह के बारे में आपको पढ़ना है। सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, सिद्धू कानू मुर्मू आपका यूनिवर्सिटी का नाम है, तो इसको तो पढ़ना ही है, सब पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, 66 पेज का पीडीएफ है, अगर आप आराम से पढ़िएगा ना तो 3 घंटा में सब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है
1857 के विद्रोह के कारण स्वरूप घटना, असफलता का क्या कारण था, उसके दूरगामी परिणाम क्या हुए, ये सब बताना है। एक ही क्वेश्चन को मैंने विस्तार से बताया है, ठीक है, और इस तरह से आपको आंसर भी करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और उसके विभिन्न अवस्थाओं का ऐतिहासिक महत्व बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि उसके उदारवादी और उग्रवादी, उदारवादी जिसमें नरम दल आते हैं और उग्रवादी जिसमें गरम दल आते हैं, ठीक है, दोनों के बारे में बताना है। और आप होते तो किसमें होते शामिल, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आंसर चाहिए पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, 60 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 60 रुपया दीजिए और 4 साल तक फ्री हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों लोग को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज बोला जाता है, ठीक। और ये असहयोग आंदोलन के पीछे एक कारण ये भी होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय जब आंदोलन करने लगते हैं तो उसको भी लाठीचार्ज होके फिर वहां पे इसके बारे में, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सफेदन कुचलू और लाला लाजपत राय जब आंदोलन करते हैं तो लाठीचार्ज होते हैं और उसके माथे पे इतना गहरा चोट पहुंचता है कि वो मर जाते हैं, ठीक है। फिर यह असहयोग आंदोलन होता है। ये सब पढ़िएगा थोड़ा विस्तार से तो आपको और मजा आएगा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में फिर आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, गांधी इरविन समझौता क्या है, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी हो सकता है पूछ ले। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होता है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, 1930 में एगो होता है, एगो 31 में होता है और एगो 32 में होता है, ठीक है। महात्मा गांधी केवल एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड करते हैं बीच में, और तीनों में अटेंड करते हैं कौन, तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस सबको पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहां से आंसर हो जाता है आपका, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पेपर में। रियलिटी में बता रहा हूं, इस पेपर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप दिल से पढ़ना चाहेंगे तो। दिल से नहीं पढ़िएगा तो भी आपको दिमाग से तो पढ़ना ही होगा ना। दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग कीजिए, ठीक है, केवल लड़की छेड़ने में नहीं, ये सब पढ़ने में, ओके। मतलब वो सब का ध्यान मत दीजिए, दीजिए केवल बात कीजिए, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स बी अटेंशन, केवल आपको एक दूसरे से बात करना है, ठीक है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है। बाकी आपकी मर्जी यार, जो करना है कीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कभी भी फिजिकल रिलेशन विदाउट मैरिज नहीं बनाइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरे बात को, भावनाओं को। चलिए, दोस्ती यारी तक सही है, ठीक है, लेकिन वो सब मत कीजिएगा। चलिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के कारण, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्यों होता है, करो और मरो का नारा दिया जाता है, ठीक। और विकास एवं उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताना है, ठीक। महात्मा गांधी नारा देते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचनात्मक अध्ययन करें। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी आएगा, आंसर सेम करना है आपको। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव, प्रमुख संगठन, नेता तथा उसके ऐतिहासिक महत्व का विस्तार से विश्लेषण करना है, ठीक है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, एनालाइज इन डिटेल द ओरिजिन, मेजर ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है हमारा, आइए रे भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं यार। आजाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्त, अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब मैच करेगा, ठीक है। भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव, उसके विकास, ब्रिटिश नीति की भूमिका, प्रमुख घटना तथा उसके राजनीतिक
परिणामों का विस्तार से आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता संग्राम से भारत के स्वतंत्रता 1947 के विभाजन की परिस्थितियां। ठीक है, भारत और पाकिस्तान अलग होने का मेन का रीजन क्या था, तो सबसे मेन रीजन था धर्म। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम, और ये धर्म को बांटा किसने था, अंग्रेजों ने। ठीक है, प्रमुख घटना क्या क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उसके सामाजिक राजनीतिक परिणाम का विस्तार से एनालिसिस करना है। चलिए देख ली। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट पेज है आपका। ठीक है, एक मिनट, ये यूनिट 2 कहां से आ गया यार। अच्छा चलिए, 1857 के विद्रोह का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा रिपीटेड हो गया। 1857 के परिणामों का विश्लेषण कीजिए, एक ही क्वेश्चन को है बट डिटेल में करके आंसर किया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम ऊपर में करा दिए, बट एक एक करके यहाँ पे विस्तार से थोड़ा सा और कर दिया गया है। जनजाति और कृषक विद्रोह का महत्व स्पष्ट करें। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कर लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको, संथाल रिवोल्यूशन, ये छोटा छोटा था। अब आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि ये बताना है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कैसे हुई, पृष्ठभूमि, इन सब चीजों पे बताना है आपको। उदारवादी नेताओं की नीति और योगदान का वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो उग्रवादी नेताओं की विशेषताएं और योगदान लिखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जाता है असहयोग आंदोलन के कारण महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है फिर, और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण महत्व। चलिए यार, कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन है यार, क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताओं का महत्व लिखिए। इतना क्वेश्चन दे दिए हैं ना, एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा। आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस का योगदान, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। सांप्रदायिकता के विकास के कारण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा जैसा लगेगा आपको, इसमें अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में बताया गया है। ठीक, माउंटबेटन योजना के बारे में बताया गया है, 20 क्वेश्चन हो गया ना। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का महत्व बताया गया है। भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या क्या है ये बताया गया है। खत्म हो गया, खत्म। दो राष्ट्र का सिद्धांत जो दिया था। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानिएगा थोड़ा सा। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं, खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक, 25 क्वेश्चन टोटल हो गए। मेरा बैटरी भी डाउन हो गया, मेरा नहीं, लैपटॉप का बैटरी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जोहार। और एक पेपर आता है, क्या आता है आपका, IAP इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट, उसमें आपको 35 पेज का एक बनाना है। मैं एक दिन दिखा दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, बाय।